भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अरे वाह, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री थैंक यू सर। सर एक मैं पर्सनली शेयर कर रहा हूँ, जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो मैं नहीं रहता हूँ, मैं कुछ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मतलब लीन हो जाता हूँ। ये मैं सच्चे, ये आवाज दिल से निकलती है, तो वो जो अब व्हाटएवर में भी रीजन ये ऐसा होता है मेरे साथ। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, इसीलिए हम लोग का वेबिनार भी सफल होता है और इतने बढ़िया बढ़िया लोग भी आते हैं। चंद्रेश्वर खान साहब आ गए, जिन्होंने बेस्ट फैकल्टी अवार्ड विनर, ये मैंने बेस्ट फैकल्टी नहीं रहा मेरा, थोड़ा सा लगा। और वो खान साहब का स्वागत। और हमारे बीच में आज के सब्जेक्ट के में योगदान देने के लिए ग्रेट इकोनॉमिस्ट, यंग इकोनॉमिस्ट हर्ष जी भी आ गए हैं। हर्ष जी आपका स्वागत है। और इन लोगों के रेवेन्यू कलेक्शन एफर्ट, जो नॉलेज हम लोग इन विद्वानों से लेंगे और उस पर आपका कमेंट सुनेंगे एक्सपर्ट। बासवी किलो मैम, डॉक्टर बासवी किलो हॉर्टिकल्चर पर बहुत अच्छा रिसर्च कर रही हैं और ग्रेट रिसर्चर ऑफ इंडिया है, झारखंड से जुड़ गई हैं। तो बासवी किलो मैम का स्वागत। वेलकम बासवी किलो मैम। Thank you very much, sir. Thank you very much. I was Good ringing evening. you too much. I was ringing you too much so that our this group members may learn something more about horticulture. Okay, your medicine हाँ, उससे कैसे लोग अब ठीक हो रहे हैं, इस पर आप अभी स्विट्जरलैंड गई थी। स्विट्जरलैंड में आपने क्या क्या रिसर्च किया, उसका क्या फायदा हुआ और उसको कितना महत्व दिया गया, इस पर हम आपका एक स्पेशल लेक्चर अगले शनिवार को सुनना चाहेंगे। आपसे विनती कर रहे हैं, आप प्लीज राजी हो जाइए। Okay, okay. हाँ, नेक्स्ट सैटरडे योर राजी होने के लिए थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट। हाँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड इन मेडिकल थिंग्स एंड हाउ आयुर्वेद एंड हाउ दिस horticulture and other type of Indian medicines are doing for the welfare of the human society, ये हम लोग सुनेंगे। अच्छा, अब ये विनय शुक्ला जी भी आते हैं। विनय शुक्ला जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने गार्जियन प्रसाद साहब से, चीफ गेस्ट प्रसाद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे स्पेशल स्पीकर्स और स्पेशल गेस्ट आईएएस मलय घोष जी और गंगा सागर चौबे जी को वेलकम करके उनको कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति प्रदान करें। हमारे प्रसाद साहब हमारे गार्जियन हैं, हम उन्हीं से शुरू करवाते हैं और नागेश झा जी से शुरू करवाते हैं। प्रसाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप धन्यवाद के ही अधिकारी नहीं है, केवल आप तो एकदम
आप और नागेश जी मिलकर के और स्पिरिचुअल जितनी शक्तियां हैं ये सबको आप उसको दान करते हैं, उसको मजबूत बना देते हैं, उसको गति ला देते हैं। मैं तो एक छोटा सा रोल आपने दिया है, वो भी मुझे पता नहीं कि मैं ठीक से कर पाता हूँ नहीं। ऐसे आज का विषय आपने जो चुना है बहुत ही और आज के संदर्भ में बहुत ही उपयोगी विषय है। हम जानते हैं हम लोग कि रेवेन्यू बहुत ही रेवेन्यू के ग्रोथ पर हमारी नजर हमेशा टिकी रहती है, क्योंकि उस रेवेन्यू का कलेक्शन अगर होता रहता है तो हमारे जो हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान रेवेन्यू का होता है, सबसे बड़ा योगदान। तो बात सही है कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जैसा बटा हुआ है सेंटर और स्टेट के बीच में, तो आज स्टेट के सीनियर IAS ऑफिसर्स जिन्होंने स्टेट फाइनेंसेस को परफॉर्मेंस से जोड़ करके हमेशा देखा है, तो वो अपने कम से कम और पूरा टैक्स कलेक्शन में सेंटर का बहुत बड़ा जो योगदान रहता है। मेरे ख्याल में करीब 70% हो जाता है स्टेट का, और वो भी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में पिछले 10 साल के अंदर बहुत ही बदलाव आया है। पहले बहुत ही होता था, अब काफी क्या है, काफी साइंटिफिक हो गया है। GST के बाद GST, SGST, IGST वगैरह वगैरह सब। अब तो हमारे जमाने में नहीं था, हमारे जमाने में स्पेसिफिक ड्यूटीज, एनवायरमेंट ड्यूटीज वाले स्पेसिफिक आइटम्स पर हम लोग उसके बाद अब GST आ गया है, तो बहुत ही लेटेस्ट नॉलेज से तो हम वाकिफ नहीं हैं, इसलिए मेरी इच्छा है कि सुनेंगे और आए हैं उनसे जानकारी प्राप्त होगी। वैसे मैं यही सोच रहा था कि आज के कॉन्फ्लिक्ट में जब हम लोग टैरिफ की बात से बड़े घबराए हुए हैं कि अमेरिका ने जो टैरिफ ये सैंक्शन का नया रूप है टैरिफ। तो सब लोग जानते थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कैश के थ्रू आया था, तो लगता नहीं है कि उसका सिग्निफिकेंस अब रह गया है। वैसे जानना जरूर चाहेंगे कि इसकी प्राथमिकता तो विश्व का हित है, तो ये अहित की तरफ हम लोग जा रहे हैं। मैं तो सोचता था कि WTO आने के बाद जो विश्व का ट्रेड है वो बहुत ही स्मूथ हो जाना चाहिए था, लेकिन वैसा हुआ भी नहीं। एक कंट्री है जो बहुत कम समय में बहुत आगे बढ़ गया है और बना लिया एक्सपोर्ट डोमिनेटेड कंट्री, इतना वो भी तो
वर्ल्ड इकोनॉमी के पास ट्विस्ट किया, और जो चाइना ने किया अपना लोग उसका था, अब अमेरिका कर रहा है वही काम, ठीक वही काम कर रहा है। तो चाइनीज बड़े विश्व के हित के लिए कर रहे थे और अमेरिका अहित के लिए, और अब इन सब बातों के कॉन्टेक्स्ट में ही हम लोगों को अपना, चाहे बिजनेस का हो या कॉमर्स का हो, इन्हीं कंपल्शंस और इन्हीं जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उनके भीतर बहुत सारी चुनौतियां हैं। चुनौती शुरू हुई है नए सिरे से, तो मेरा ख्याल है कि उस पर भी हमारे विद्वान लोग चर्चा करेंगे। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं मलय घोष जी को और एक सज्जन है, उनका नाम गंगा सागर चौबे जी, तो चौबे जी को बड़े आदर पूर्वक, बहुत ही श्रद्धा से, विनम्रता से उनको निमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बातें हमें, आप सबों को लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद वचन सुनने के लिए ही हमने आपको शुरू में बुलाया कि आपका आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहे। आई विल रिक्वेस्ट मलेदा कुछ आशीर्वाद वचन आप भी बोल दें। यू आर ऑल्सो very good gentleman and very good knowledgeable person also. You have come to Patna so many times, 2-3 times, and very I look forward to attend to need some blessing words and some information our Akhari Sahab has desired to be listened and to know. On that also, you both scholars are expected to give some this knowledge also. Sujay Mali from Pune, welcome. Sujay Mali, Pune से आपका स्वागत है। तो मलेदा का कुछ आशीर्वाद वचन सुन लें। हम आशीर्वाद बोल रहे हैं कि मलेदा हमारे गुरु भी रह चुके हैं, तो मलेदा प्लीज। अमिताभ जी ये थोड़ा बहुत सारे प्रेस कर लिया आपने, तो ठीक हम बोलेंगे, ये पहले हम बोलेंगे क्या? अच्छा, तो आप खाली बस घोष साहब को मैंने ये गंगा सागर जी को बोलने का इजाजत दे दीजिए, और आपका स्पेशल कमेंट हम लास्ट में सुनेंगे। देवाल घोष, हेल्थ सेक्रेटरी आईएएस वेस्ट बंगाल कोलकाता, आप आ गए। वी आर वेलकमिंग यू ऑल्सो। देवाल घोष जी, आपने के खूब स्वागत जानाई, और आप हमारे हर प्रोग्राम में आइएगा। We are lucky that 2-3 IAS are today in our group. So I will request जैसा कि मलय घोष साहब ने इशारा किया कि अभी पहले गंगा सागर चौबे जी को बोलने दिया जाए, और लास्ट में स्पेशल कमेंट में हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब और हमारे ये फिनांस सेक्रेटरी साहब दोनों बोलेंगे। हम लोग उनका भी सुनेंगे, और हमारे लोगों के क्वेश्चन, मतलब जो क्वेरीज होंगे उसका आंसर भी सुनेंगे। आज का भी बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। कल डॉक्टरों का दिन था, आज कॉमर्शियल टैक्स कमिश्नर एंड आईएएस का दिन है, तो आज हम लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग भी होगी। गंगा सागर चौबे साहब आप शुरू करिए। गंगा सागर चौबे साहब आप शुरू करिए। चौबे जी आप शुरू करिए। देवल घोष ने कहा कि मैं आई एम इंटरेस्टेड इन लिसनिंग गंगा सागर चौबे जी। सो सर मेरी आवाज बहुत अच्छी आवाज आ रही है, आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। और हम लोग शांति से सारी बातें सुन लेंगे। जहाँ हाईली इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं
वहां कभी कभी ओपिनियन का डिफरेंस होता है। इससे हम लोग को इरिटेट नहीं होना है, हम लोगों को नॉलेज गेन करना है। जो चीज हम लोग नहीं जानते हैं उसको सीख लेना है। और ये विद्वान लोग अपने एरिया के विद्वान हैं, जिसके विद्वान हम लोग नहीं है। जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो कॉमर्स का एक्सपर्ट हैं, मेडिकल वाले मेडिकल के एक्सपर्ट होते हैं। इनके ज्ञान को पहले हमको ले लेना है, तब हम बाद में प्रश्न करके अपना ओपिनियन देंगे। क्योंकि हम इनकी तरह एक्सपर्ट नहीं हो सकते, ये अपने एरिया के एक्सपर्ट हैं और ये एक्सपर्ट हुए हैं तभी इनको आईएएस बनाया गया है। तो इनकी बातों को ध्यान से सुन लें। कल के स्पीकर में, कल के उसमें वेबिनार में मैंने दोनों स्पीकर को बोला था कि मतलब आपस में थोड़ा सा क्लैश होने से, ओपिनियन का डिफरेंस होने से बीच में ये बंद नहीं होना चाहिए। ये मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है ऑडियंस से, सब बात को, ज्ञान को ले लिया जाए। जो मेरे पास नहीं है, माइंड पैरासूट है, उसको ओपन करके रखें और एक्सपर्ट ज्ञान हम अपने में ले लें तो अगला सेशन बहुत अच्छा होगा। और मेरे दिमाग में, मेरे आसपास जो योग्यता है वो तो है ही, लेकिन मेरे पास जो नहीं है ये इन विद्वानों से ले लेना है। ये मेरा कर मन हाथ जोड़ के विनती है, हम लोग सब पहले विद्वानों की बात सुन लें। तो हम चौबे जी से कहेंगे, चौबे जी शुरू करें। चौबे जी शुरू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सभी को मेरा प्रणाम, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और हमारे बीच में बड़े बड़े विद्वान हैं और ऐसा कुछ नहीं है। ये जीएसटी जो है एक ऐसा विषय है जो हम सभी के जीवन से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। इनकम टैक्स तो कुछ लोग देते हैं, एक सर्टेन लेवल के ऊपर में जिनकी इनकम होती है वो इससे जुड़े होते हैं, मगर जीएसटी का जहां सवाल है, हम कुछ भी खरीदे हम जीएसटी उस पर पे करते हैं। इसलिए हमारा उस विषय को समझना, उसको जानना, ये हमारा ये अधिकार है, हमारा राइट है। और क्योंकि ये स्वाभाविक है कि हम इस विषय पे हम अपने प्रारंभिक दिनों से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि आज उपस्थित जो हमारे मलय साहब हैं, ये तो हमारे पॉलिसी मेकर ही है। हमारे देवाउदा जो हैं ये काफी सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, और उसी तरह ये सारे आप लोग जो हैं इस पूरी विषय को रोज जीते हैं। हम थोड़ा सा उस पर अलग रूप से, एक टेक्निकल रूप से उस पर प्रभाव डालना चाहेंगे। यूं तो जीएसटी का विषय एक बहुत ही लंबा चौड़ा विषय है जिसपे कि हम सप्ताह दिन तक हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन आज क्योंकि हमारे इस अनुष्ठान में, इस मंच पे ऐसे भी जो लोग हैं जो कि पूरी तरह से इस सब्जेक्ट पे जुड़े नहीं हुए हैं, इसलिए हम ऐसा चाहेंगे कि कुछ मोटी मोटी बातों पे हम बात करें ताकि हमारा आज का जो वेबिनार हो वो इंटरेस्टिंग हो और सभी को पूरी तरह से समझ आए। तो सर आप लोगों का जो ये हो, परमिशन हो तो मैं शुरू करता हूं सर। हाँ सर, शुरू करिए, एकदम शुरू करिए। तो मैं सर एक अपने स्क्रीन शेयर करता हूं। मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा 10 स्लाइड का एक बनाया हुआ है, ताकि हम स्लाइड से समझेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सर मैं लेट मी शेयर माय स्लाइड्स। हाँ सर, वेलकम सर। तो सबसे पहले वेलकम। और आज ये इनिशिएटिव अमिताभ ट्रेनिंग सॉल्यूशन सेंटर की तरफ से लिया गया है। और आज का जो विषय है, क्योंकि सभी हम इस चीज से वाकिफ है कि 2017 में 1 जुलाई को ये हमारा जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सारे भारतवर्ष में एक समय पर चालू हुआ। और उसके पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे। सभी टैक्सों को एक जगह लेकर एक टैक्स बनाया गया। तो हम आज के विषय में, आज के दिन ये समझना चाहेंगे कि हमारे ऑलमोस्ट 8 इयर्स की जर्नी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जुलाई आएगा तो 8 साल पूर्ण होगा। तो इसमें हमने क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव थे और उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग कितने हद तक या कितने परसेंटेज तक हमने उसका
हम अचीव कर पाए हैं, ये आज मेरा विषय होगा। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे आपको कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ जीएसटी व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2017। द मेन objective was to develop India into one national market, one nation, one market. The second one was avoid cascading effect of the various indirect taxes. As you are aware, आपको मालूम होगा कि पहले एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी। जब भी कोई माल गुड्स जो है मैन्युफैक्चर हुआ करता था तो उसके ऊपर पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी। उसके बाद जब वो बाजार में आता था तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगता था, और फिर जब वो बाद में हमको कोई उस पर सर्विस लेनी होती थी, उसकी रिपेयरिंग करनी होती थी या उसको और कुछ करना होता था तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगता था। तो कहने का मतलब कि देयर वर सो मेनी टैक्सेस, और उसको एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स लग जाता था। मैं एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँ, मान लीजिए 100 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसके ऊपर 15% या 18% यदि एक्साइज ड्यूटी लगती थी तो सेल्स टैक्स लगता था 118 रुपए के ऊपर। लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इस पूरे जो व्यवधान है इसको हटा दिया और जस्ट प्रोडक्शन के ऊपर मात्र एक ही टैक्स लगा और उसका नाम हुआ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। द थर्ड वन वाज टू रिड्यूस द डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। ड्यूरिंग दोज डेज कुछ चीजों के ऊपर जो है हम गुड्स कहते थे और कुछ लोग उसको सर्विस कहते थे। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या जो आईटीपी जो हमारे हैं, जो रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन्स हैं, वो हमको टैक्स अवॉइडेंस का एक एटीट्यूड होता था। वो बोलते थे कि नहीं, गुड्स नहीं है इसलिए हम आपको टैक्स नहीं देंगे, हम सर्विसेज देंगे, वगैरह वगैरह। तो ये सारी थी। उसके अलावा हमने, क्योंकि पहले ही हमने कहा कि वन नेशनल वन मार्केट, पहले आप लोग को विदित होगा कि there were so many check posts at the entry point of each and every state. So all these check posts were removed. That was our objective. It should be removed and free flow of the goods without any barrier should be there. And ultimate objective was ease of doing business, ताकि जो business है उसको कितना सहज बनाया जा सके। But it was not so easy. Object was very high, but it was not easy. It was a very mammoth task. There were many stakeholders. As you are aware, there were 29 states, 7 union territories. There are so many our registered tax persons, millions of tax persons. इतने सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सारे स्टेट्स के, सेंट्रल के, सबको एक छाया के, एक छत के नीचे लाना ये बहुत आसान नहीं था। There were 9 types of state taxes were there. There were 8 types of central taxes. All our object was to bring all the taxes under one basket, and at the same time it was very easy, जैसा कि हमारे महेश्वर साहब ने कहा कि there is a 7th schedule in our Indian Constitution, और जहाँ पे पूरी तरह से बांटा हुआ है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, किस विषय पे यूनियन अपना लेजिस्लेचर करेगा, कानून बनाएगा, किस पे स्टेट बनाएंगे, ये सब क्लियर था। और सब स्टेट अपने तरफ से सेल्स टैक्स कलेक्ट करते थे, सेंट्रल जो है सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करता था। तो सारे स्टेट्स के इंटरेस्ट को, सारे स्टेट्स के जो उनका जो इनकम था उसको सुरक्षित रखना, ये भी बहुत बड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम था। सभी को हमको सेफ ट्रांजिशन कराता था। जो भी हमारे टैक्स पेयर हैं जो कि पहले के जमाने में टैक्स देते थे, उनको हमको सेफ ट्रांजिशन करा के नए स्कीम में लाना था। हमको ऐसा एक सिस्टम बनाना था कि हमारा एक भी दिन, ये नहीं कि हमारा पुराना टैक्स है, एक भी दिन हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे। हम पूरी तरह से सेफ हमको ट्रांजिट करना था इस करंट सिस्टम में, और पूरी तरह से हमारे लॉ अवॉइडर्स की सुरक्षा हो और जो रॉन्ग डूअर्स हैं वो बच के ना निकले, ये हमारा मोटिव था। एंड इट वाज वेरी ग्रेट चैलेंज। सबसे पहले थोड़ा सा हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में हम ये 101st अमेंडमेंट किया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी के ठीक लाने के पहले। तो मैं छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा 2-1 चीज आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आर्टिकल 265 की बात करूंगा, जिसमें कहा गया है कि नो वन कैन कलेक्ट टैक्स विदाउट द फोर्स ऑफ लॉ। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार के बिना कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट, कोई भी सेंट्रल, कुछ भी कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता था। ये हमारा मेन प्रावधान है हमारे टैक्स सिस्टम का।
उसके बाद आर्टिकल 246 ए, जैसा कि हमने बताया पहले आर्टिकल 246 हुआ करता था, जिसमें कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्क्रीट, जैसा कि मैंने अभी तुरंत कहा, इसमें आर्टिकल 246 ए जोड़ा गया, जिसमें कि जीएसटी के ऊपर सेंट्रल और स्टेट दोनों को साइमल्टेनियस अधिकार दिया गया। आर्टिकल 269 ए जोड़ा गया कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जाएगा तो उस पर एक आईजीएसटी, हम आप चर्चा करेंगे, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसका कलेक्शन कैसे होगा, इसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेगा, इसके बारे में बात घुसाई गई। आर्टिकल 279 ए बनाया गया, जिसको हम जीएसटी काउंसिल कहते हैं। आज आप हमेशा पेपर्स में पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर्स में, जीएसटी काउंसिल्स बनाया गया, जिसमें मेंबर्स हुए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और उसमें सारे स्टेट और सेंट्रल उसके मेंबर हैं, और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर उसके चेयरमैन होते हैं। सारे यूनियन एमओएस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू, उसके मेंबर होते हैं। सारे हमारे मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस ऑफ ईच एंड एवरी स्टेट, दे आर द मेंबर्स ऑफ दैट जीएसटी काउंसिल, और उसके चेयरमैन हम लोग यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और वाइस चेयरमैन किसी एक राज्य से होता है, जैसा कि अभी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मिस्टर सम्राट चौधरी फ्रॉम बिहार इज द वाइस चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल एट प्रेजेंट। इसमें जो है कुछ टैक्सेस को हमने जीएसटी के बाहर रखा है, जैसा कि माहेश्वर साहब इसको मस्ट अप्रिशिएट करेंगे। एंट्री 84, जिसमें कि पेट्रोलियम, डीजल, एचएसडी, एविएशन, ट्राइवेंट फ्यूल, इसको हमने जीएसटी के अंदर से बाहर रखा हुआ है अभी फिलहाल। गंगा सागर जी, चौबे जी, आप खुशी होगी कि यशदा के डायरेक्टर जनरल साहब आईएएस काल शेट्टी साहब ने भी ज्वाइन किया। मैंने बीच में डिस्टर्ब किया। काल साहब को बहुत बहुत प्रणाम। हमारे यहाँ 4-5 आईएएस हैं, और आपके सबको प्रणाम, सबको प्रणाम सर। अच्छा चल रहा है सर, बहुत अच्छा चल रहा है सर, आपके आशीर्वाद से और बढ़िया चलेगा। और लास्ट में आपका कमेंट भी हम लोग सुनना चाहेंगे। थैंक यू सर, वार्म वेलकम। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सर। तो इसमें हमने जीएसटी से बाहर फॉर द टाइम बीइंग पेट्रोलियम, डीजल एंड ऑल दिस प्रोडक्ट्स आर नॉट अंडर द परव्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड स्टेट एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये जीएसटी से पूरी तरह से बाहर ही रहेगा भविष्य में भी। जीएसटी काउंसिल बनाया गया, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया था। जीएसटी काउंसिल का क्या कर्तव्य है कि कौन कौन से टैक्स जो है जीएसटी में लाए जाएंगे, टैक्सेस टू बी सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज, किसको हम, किस गुड्स को और किस सर्विसेज को हम एग्जेम्प्ट रखेंगे, हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगा, किसको हम रजिस्ट्रेशन देंगे, हमारे रेट्स क्या होंगे। जैसे कि मालूम है किसी चीज पे 3% लगता है, किसी पे 5%, किसी पे 18%, किसको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो कि नेसेसिटी के हैं, उसको हमने एग्जेम्प्ट रखा हुआ है टैक्सेशन से, जैसे कि सब्जी, दाल, चावल, ये सब। कुछ चीजों के ऊपर जो है, जैसे गोल्ड वगैरह के ऊपर हमने 3% रखा हुआ है। जो और भी कुछ उससे कम इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि आप जब किसी होटल में खाने जाते हैं उस पर 5% है। इसी तरह ये बढ़ते बढ़ते 28% तक जाता है, जो कि जिसमें कि जो सील प्रोडक्ट्स हैं, जो कि जैसे कि कई तरह के जो हमारे गुटखा, तंबाकू वगैरह वगैरह, ये सब जो है इसको हम सील प्रोडक्ट्स बोलते हैं, और उस पर हमने हायर टैक्स लगाया हुआ है, प्लस उसके ऊपर हमने सेस लगाया हुआ है। ठीक है। इसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये सिलेक्ट करता है कि कोई भी स्पेशल रेट होगा क्या, किसी नेचुरल डिजास्टर्स के समय जब किसी तरह की इस तरह की समस्या आ जाए, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल को ये अधिकार दिया हुआ है कि वो टैक्स रिड्यूस कर सकती है। जो छोटे स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, हिल स्टेट्स हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन लाने का अधिकार है। Council to decide date from which petrol, diesel, etc. should bring under the GST purview। और सबसे सुंदर बात जो है जीएसटी काउंसिल की, जिसमें लिखा हुआ है कि एवरी डिसीजन ओनली आफ्टर 3/4 ऑफ द मेजॉरिटी, और सब्जेक्ट टू करेक्शन, मलय सर इज हियर, एंड सो फार एज आई नो टिल नाउ जितने भी हमारे जो डिसीजंस हुए हैं वो यूनानिमस डिसीजन हुए हैं। हमें किसी तरह का अभी तक इतने दिन में किसी तरह का कोई विभेद नहीं हुआ है। जो भी डिसीजंस लिए गए हैं जीएसटी काउंसिल के द्वारा, वो 100 आउट ऑफ 100% हर मेंबर के एक्सेप्टेंस के बाद ही लिया गया है, और ये है हमारी खूबी जीएसटी काउंसिल्स की। और काउंसिल इज ऑल्सो टू एडजुडिकेट इफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स।
So with your permission, I'm moving to next slide, sir. जीएसटी में सबसे यूनिक फीचर और गेम चेंजर क्या रहा, ये बहुत समझने की जरूरत है। हमारा जीएसटी विश्व के दूसरे देशों के जीएसटी से कहां पे भिन्न है, कहां पे दूसरे से बेहतर है, ये जानना जरूरी है। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ आईजीएसटी लाया गया और इसमें बताया गया कि गुड्स एंड सर्विसेज मूव विथ टैक्सेस। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, इफ सम प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन स्टेट ऑफ दिल्ली और जब वो बिहार आता है तो इसके ऊपर टैक्स किसको मिलेगा, ये बहुत जानकारी की, बहुत आनंद का विषय है। तो इसमें हमने बताया कि जैसे जैसे हमारा गुड्स मूव करेगा और जहां पे ये कंज्यूम होगा उसी स्टेट को ये टैक्स का हिस्सा मिलेगा। तो इसलिए क्या हुआ कि मान लीजिए एक स्टेट में दिल्ली से शुरू हुआ, फिर बिहार आया, फिर झारखंड आया, फिर बंगाल आया। तो जहां पे अंततः ये समाप्ति होगी, जहां पे कंज्यूमर जो इसको खरीद लेगा उस स्टेट को आधा टैक्स तो सेंट्रल का है और आधा जो है उस स्टेट को दिया जाएगा। ये हमारी खूबी है। जैसे कि हमने पहले कहा कि पहले मैन्युफैक्चर के ऊपर अलग टैक्स लगता था, सेल के ऊपर में अलग लगता था, सर्विसेज, सारे शब्दों को हटा के हमने सप्लाई वर्ड यहाँ पे लगाया कि गुड्स का इवेंट जो है ओनली वंस होगा, दैट इज ऑन सप्लाई, नॉट ऑन ईच एंड एवरी सेगमेंट। केवल जब माल ये प्रोड्यूस होगा और जहां पे ये कंज्यूम होगा, कंज्यूमर स्टेट विल रिसीव द पार्ट ऑफ द टैक्स। गुड्स और सर्विसेज के डिस्टिंक्शन को वहां पे हटा दिया। कॉन्सेप्ट ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई, यही मैं बोल रहा था अभी तक कि जहां पे सप्लाई होगा उस राज्य को ये कॉन्सेप्ट हमारा लाया गया और ये हमको दूसरे देशों से हमारे जीएसटी को भिन्न बनाता है। यूनिफॉर्म लॉ फॉर द इंटायर नेशन, सीमलेस फ्लो ऑफ आईटीसी। व्हाट इज आईटीसी? आईटीसी का फुल फॉर्म होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। कहने का मतलब है कि जब हम कहीं से खरीदते हैं तो जैसे जैसे जो, और मान लीजिए खरीदने वाला बेचने वाला मिस्टर ए है और खरीदने वाला मिस्टर बी है, तो मिस्टर ए जब परचेज करेगा, मिस्टर बी परचेज करेगा ए से, तो उसको वो टैक्स देगा और वो टैक्स उसके ऊपर जो चार्ज किया गया, जब इस माल को वो सेल करेगा तो जो उसने टैक्स ऑलरेडी दे दिया हुआ है उसके साथ वो एडजस्ट करेगा। दिस इज द थिंग एंड दिस इज आईटीसी। ये एक अलग विषय है और उसके ऊपर में कभी फिर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में कंपेंसेशन टू स्टेट्स, क्योंकि ऑलरेडी वी वर अंडर डिफरेंट जीएसटी वैट रिजीम, तो हमारे राज्यों को किसी तरह का नुकसान न हो जाए जीएसटी लाने के बाद, इसलिए हमारे यहाँ कंपेंसेशन की बात कही गई कि हमारे राज्य को जिसको भी लॉस होगा उसको हम 5 साल तक कंपेंसेशन दिया गया है सेंट्रल से। मैं इसके बारे में बाद में थोड़ा सा और बताऊंगा। एंटी प्रॉफिटियरिंग लॉ, जैसे कि किसी चीज के ऊपर में यदि टैक्स रिड्यूस हो जाता है तो कंज्यूमर को उसको बेनिफिट मिलेगी नहीं, इसके ऊपर भी ध्यान रखा गया है, जो कि 1/12/2022 से ये लॉ आ चुका है। एंड रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, क्योंकि एज यू आर अवेयर देयर आर सो मेनी स्टेक होल्डर्स, देयर आर सो मेनी स्टेट्स, सेंट्रल, सो किसी तरह का डिफिकल्टी हो उसके लिए रिमूवल ऑफ द डिफिकल्टी एक्ट दैट वाज वैलिड फॉर द फर्स्ट 5 years। क्योंकि शुरुआती दिनों में बहुत तरह की परेशानियां है, उसको हमने रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी एक्ट के द्वारा सभी लोगों ने बैठ के जीएसटी काउंसिल ने उसको दूर किया। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने अचीव क्या किया आफ्टर 7 और 8 years। हमने नेशनल मार्केट पूरी तरह से हमने अचीव कर दिया। नाउ आवर कंट्री इज वन नेशन एंड वन मार्केट। कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ द टैक्सेस, इट इज almost 80% achieved. Why 80%? Why not 100%? Because still petroleum, diesel, aviation turbine fuel, etc., is out of the purview of the GST. At the same time, excise duty on tobacco and tobacco products is also collected by the center, and so we can say 80% has been achieved. Overlapping of the VAT and service tax is totally eliminated. All the checkposts has been abolished, and seamless movement is there now in the entire country. All the 9 state taxes like VAT, purchase tax, amusement tax, advertisement tax, and ठीक इसी तरह से सेंट्रल में सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, डिफरेंट स्टेट्स, all were subsumed under the one umbrella, that is the GST. Uniform law is there now in the country, and that is goods and services tax. It is now in practice throughout India. और हमने क्या अचीव किया? हमने अपने टैक्स बेस को काफी इंक्रीज किया है। आज हमारे देश में 1 करोड़ 40 लाख रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं, जो कि पहले लगभग
6 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, अभी 60 लाख या 70 लाख हुआ करते थे। वहां से हमने अपने टैक्स बेस को बढ़ाया है। और कलेक्शन देखिए, कलेक्शन जब हम जीएसटी हमने चालू किया 1 अगस्त 2017 को, 1 जुलाई को हमारा कलेक्शन था अगस्त 2017 में 92,000 करोड़ रुपए, और आज मार्च में इस साल का कलेक्शन है 1,96,000 करोड़। So it has been increased more than twice. Now you can understand कि how this system is माने किस तरह से ये सही ढंग से काम कर रहा है। हमने टैक्स बेस को बढ़ाया है, हमने कलेक्शन को बढ़ाया है, और इसके पीछे जो मेन व्हाट आर द मेन इश्यूज, जीएसटी इज सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सबसे पहले हमने सबको आजादी दे दिया कि यू असेस योर टैक्सेस ऑन योर ओन एंड फाइल योर रिटर्न एंड पे योर टैक्सेस। सो ये हमारा जो जीएसटी का सबसे मुख्य बात है, इट इज सेल्फ असेसमेंट टैक्स। देयर इज ए साउंड रिफंड सिस्टम। आपको रिफंड के बारे में बताएंगे। कुछ लोगों को हम रिफंड देते हैं, जैसे जो हमारे देश से एक्सपोर्ट करते हैं आउटसाइड द कंट्री और हमारे लिए डॉलर लेकर आते हैं, उनको हम पूरी तरह से हम उनका जो भी परचेज के समय वो टैक्स उनको लगा हुआ है उसको पूरी तरह से रिफंड हम कर देते हैं। फिर हम किसको रिफंड करते हैं? जो कि मान लीजिए आप खरीदते वक्त आपके रॉ मटेरियल के टैक्स हाई हो और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट जो आपने बनाया उसको आपका उसके ऊपर टैक्स कम हो, उनको हम रिफंड करते हैं, जिसको कि हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं। और भी एक खूबसूरती क्या है जीएसटी की, साउंड डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम हमने बनाया है। हम अपने डिपार्टमेंट में एपिलेट अथॉरिटी रखे हुए हैं। देयर इज एडवांस रूलिंग फैसिलिटीज देयर इज द जीएसटी एपिलेट ट्राइब्यूनल इज इन द, माने कभी भी आ सकता है, बहुत हमारा ट्राइब्यूनल आ रहा है। इसके अलावा हाई कोर्ट में हम आजकल बहुत केसेस जा रहे हैं, और हाई कोर्ट के प्रोनाउंसमेंट्स जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रोनाउंसमेंट्स होते हैं, बहुत ही उसको फेयर रूप से हर राज्य हर जगह इसको लागू किया जाता है। तो देयर इज अ साउंड डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम एंड दीज आर द थिंग्स व्हाई द जीएसटी इज डेवलपिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स in the days to come also। जैसा कि हमने कंपेंसेशन टू स्टेट कहा, हमने कंपेंसेशन जब ये जीएसटी आया तो हमने हर स्टेट को ये जीएसटी काउंसिल ने कहा कि आपका 2015-16 में जो कलेक्शन है दैट इज योर बेस, और हर साल उसमें 14% ऐड करके जो आपका कलेक्शन होगा वो आपका कलेक्शन होगा। यदि आप उससे कम करते हैं तो मैंने आपका जो जीएसटी काउंसिल उसकी भरपाई करेगी। ये एक बहुत मजेदार हो गया, और इससे ही हुआ कि सारे राज्य एक बार में रेडी हो गए जीएसटी में अंदर आने में। ये पीरियड ऑफ कंपेंसेशन चला है अप टू 5 इयर्स 2022 तक, लेकिन अभी भी ये कंटिन्यू कर रहा है क्योंकि कोविड के जमाने में थोड़ा सा कलेक्शन कम हुआ, और इसको मीट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास से कुछ पैसा दिया टू मीट सच डेट्स। इट विल कंटिन्यू अप टू 2026। क्योंकि हमने अभी सेस की बात कही, सेस से ही हम कलेक्ट करते हैं कुछ चीजों, जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर में हम सेस लगाते हैं, मोटर कार्स जो कि 10 लाख के ऊपर जो गाड़ियां होती हैं उनके ऊपर सेस लगता है, पान मसाला जिसको सील प्रोडक्ट करते हैं। इस तरह की चीजों से हम कहां से कलेक्ट करते हैं? ऐसा नहीं कि हम आम चीजों के ऊपर चावल पे, दाल पे, आटा पे नहीं लगाते हैं, हम उस सामान पे टैक्स लगाया जाता है सेस, जो कि हानिकारक प्रोडक्ट है। क्योंकि वो जब आपको खाने का, जब आपको नशा है, आप खा सकते हैं, उस पर पैसा कट कर सकते हैं, तो आप सेस दीजिए, और इस सेस से हम अच्छे काम में हम लगाते हैं। और सारे जब कंपेंसेशन दिया गया तो एक कलेक्शन का किस तरह से कलेक्शन किया गया कि जो भी आप टैक्स कलेक्ट, सेल्स टैक्स के ऊपर में, वैट के ऊपर में, परचेज टैक्स के ऊपर में, या जो पहले सीएसटी हुआ करता था, अभी भी है सेंट्रल सेल्स टैक्स, तो उसके ऊपर में इंटरटेनमेंट टैक्स, इससे ये सारे राज्य यहाँ से पैसा लेते थे, उसको सारे को जोड़ के हमने बताया कि ये आपका कलेक्शन है 15-16 में, इसके जितना कलेक्शन किया इसके 14% एडिशन करके जो आपका कलेक्शन होगा दैट विल बी कलेक्शन फॉर 16-17, अगेन जो होगा प्लस 14% दैट विल बी ऑफ 17-18, एंड इफ यू फेल टू अचीव दैट टारगेट that GST council will compensate that, and this is the compensation to states। इसके अलावा हमने अपने जो देखिए कोई भी टैक्स सिस्टम या कोई भी सिस्टम
केवल कानून से नहीं चलता है, हमको समय समय पे जो हमारे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं उनके हमने डिस्प्यूट रेडिसल के लिए हमने बहुत प्रावधान लाया हुआ है, डिफरेंट एमनिस्टी स्कीम्स लाया हुआ है हमने, क्योंकि शुरुआती दौर में जब ये 17, 18, 18, 19, 19, 20 ये जो शुरुआती 2-3 साल थे, उस समय जीएसटी से सब लोग उतना समझ नहीं था, हमारे ऑफिसर्स को भी थोड़ा कम कहीं कहीं था, बाहर के लोगों का था, तो उस समय जो बहुत सारी छोटी मोटी गलतियां हो गई हैं और उसको वेवर करने के लिए, उसको वेव करने के लिए गवर्नमेंट जो है बहुत तरह के एमनिस्टी स्कीम्स लाई है, ताकि हमारे जो डिस्प्यूट्स हैं हमारे आईटीपीस, बिकॉज दे आर आवर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स and we can move forward only when all these disputes can be reduced, and that's why late fee waived for non-filers जो है कि उसका टाइम दिया गया है कि इस दिन तक आप यदि अपना रिटर्न दे तो आपका यदि लेट फी जो कि पर डे 2,200 रुपया लगता था उसको हमने एक बार में वेव कर दिया। हमने सेक्शन 128A एक लाया हुआ है जिसमें कि क्योंकि हमारे मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बहुत तरह का जो इंटरेस्ट और पेनाल्टी लगी थी उसको हमने वेव कर दिया है अप टू 21 तक का। उसके अलावा जो है जो हमारे यहाँ एक हमारे जीएसटी में एक प्रावधान था कि आप यदि 1 साल का जो भी टैक्स आईटीसी है उसको एक सर्टेन पीरियड के अंदर ही ले सकते हैं, उसके बाद यदि नहीं लेंगे तो लैप्स हो जाएगा। उसको गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है क्योंकि जो जो लोग नहीं ले पाए तो उसके लिए 65 सेक्शन एक इंसर्ट किया गया। एंड और मैं आऊं इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम एक लाया गया कि जब भी आप कोई खरीदते हैं तो वो जो है आपको बिल भेजेगा, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो आपका वो आईटीसी हो जाएगा, या फिर रिजेक्ट कर दीजिए तो आपका आईटीसी नहीं होगा। तो हमारे ऑफिसर्स और डीलर्स या सप्लायर्स के बीच में बहुत तरह के कभी कभी डिस्प्यूट्स होते थे, इस डिस्प्यूट को मिनिमाइज करने के लिए आईएनएस प्रोविजन लाया गया। और जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन था कि जब भी आप यदि सपोज आपके किसी ऑफिसर ने आपका असेसमेंट कर दिया और आप जब अपील में जाएंगे तो आपको 50 करोड़ मैक्सिमम 50 करोड़ जो है 10% और 50 करोड़ तक आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। आप ट्राइब्यूनल में जाएंगे तो आपको अगेन अप टू 100 करोड़ देना पड़ेगा। उसको गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया कि नहीं, ये 40 करोड़ की मैक्सिमम 40 करोड़ तक आपको जमा करना पड़ेगा। इस कहने का मतलब ये है कि हमने और बहुत सारी सुविधाएं जो है अपने आईटीपीस को दिया हुआ है समय समय पे। हमने ये भी दिया है कि पहले था कि जब भी यदि कोई एससीएन माना होता है शोकॉज नोटिस देगा तो आपको इन पर्सन अपीयर होना पड़ेगा। इसको एक नया हमने प्रोविजन अभी जोड़ा है सेक्शन 70 में कि अभी आप अपने ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से भी आप अपीयर हो सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमने अपने आईटीपीस को जितनी सुविधाएं, रोज ये चेंजेज हो रहे हैं। मलय सर is the policy maker, he understands much better because all these facilities are given in order to facilitate our taxation system and it should be acceptable more and more so that हमारा टैक्स कंप्लायंस को बढ़ाया जा सके। अब जो है कुछ और भी चीजों को मेरा हम जीएसटी के अंदर से हम ये देखे हैं अपने लॉ के अंदर से कि हम और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। हमने ऑफिसर्स को हर जगह बोला है कि जब भी आप सो कॉज नोटिस भेजें उसमें लीगल पॉइंट्स जो है मस्ट बी स्पेसिफिक, a notice must contain legal reasons, it should not be frivolous, it should not be baseless also, क्योंकि इन चीजों पे जब ये केस हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो पहले जजेस जो है इस पॉइंट को वो देखते हैं। इसलिए हमने ये कहा कि आप फ्रीवोलस और बेसलेस किसी को नोटिस मत भेजिए, जब भी भेजिए तो आप जो है उसके लीगल पॉइंट्स को देखिए, स्पेसिफिकली उसको देखिए। आप देखिए कि कहीं आपका नोटिस बार्ड बाय लिमिटेशन तो नहीं है, आपको जिस पीरियड के अंदर नोटिस देना था उसके बाद तो आप नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसी पॉइंट पे वो चैलेंज हो जाएगा और वो आपका सारा क्रिया जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए नोटिसेस शुड बी फ्यू एंड इफ दे आर सेंट दे मस्ट कंटेन सम वैल्यूज। नोटिसेस मस्ट नॉट सफर विथ एनी प्रोसीड्यूरल लैप्स। इसके बाद जब आप ऑर्डर बनाएं, नोटिस के बाद जब हमारे यहाँ आईटीपीज आते हैं तो हम ऑर्डर बनाते हैं, दे मस्ट बी रीजन। जो भी आप एक्शंस ले रहे हैं दे आर मस्ट सपोर्टेड बाय द लीगल मैक्सिम्स, देयर शुड बी रीजंस। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मस्ट। आप हमारे लॉ में हम जब जाएंगे तो वहां पे हम देखते हैं कि जब भी आप कोई एक्शंस लें तो बिना नेचुरल जस्टिस
जो है उसको बिना उसको दिए आप कोई ऑर्डर मत करिए, क्योंकि ये जुडिशियल सिस्टम को ये बिल्कुल ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और हमेशा इंटेंशन टू इवेशन, आपको ये प्रूफ करना होगा कि हमारे सप्लायर ने यहाँ पे इवेड करने का चेष्टा किया है। एवरी सोकॉल्ड नोटिस एंड ऑर्डर मस्ट बी सर्व। कभी कभी क्या होता है कि हमने नोटिस तो भेज दिया, उसको मिला नहीं, और हमने एक्शन ले लिया, उसके बैंक फ्रीज कर दिए। तो ये क्या है कि हमको ये देखना है कि जब भी हम कोई नोटिस भेजें वो रीजन हो और उसको सर्व्ड हो, जो कि हमारे सेक्शन 169 में ये पद्धति बताई गई कि सर्विस किसको बोलते हैं, वो सर्विस जो है प्रॉपर हो। अपीलेट अथॉरिटी को कहा गया है कि कोई बात नहीं, आप जो आपकी जूनियर ऑफिसर ने ऑर्डर दिया आप उसको कंफर्म करिए, लेकिन जो रीजन या जो आर्गुमेंट जो कि वो लोग हमारे जो आरटीपीज आते हैं तो पहले एक मेमोरेंडम ऑफ अपील देते हैं, जिसमें वो किस किस पॉइंट से वो एग्री नहीं है ऑफिसर्स के, उसको लिखते हैं। तो आप और फिर आप उसको कंफर्म करिए, लेकिन वो जिस जिस पॉइंट पे आर्ग्यू किया है उसको समझिए और समझने के बाद जो है अपना जजमेंट दीजिए। ऐसा हमने अपीलेट अथॉरिटी को कहा हुआ है। हम मेरा इस मंच से और मलय सर यहाँ पे हैं, मेरे कुछ सजेशंस हैं कि इस कंप्लायंस को और कैसे बेहतर किया जा सकता है। देयर आर फ्यू सजेशंस फ्रॉम दिस फोरम। He recognized and felicitated the highest taxpayers in the states, those who are highest taxpayers। यदि हम उनको थोड़ा सा फेलिसिटेट करें, उनको सम्मानित करें, तो और भी लोग इस सिस्टम से जुड़ेंगे। और हमने कहा हुआ है कि लॉन्च लकी ड्रा फॉर कंज्यूमर्स अपलोडिंग इनवॉइसेस ऑन डेडिकेटेड पोर्टल। मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस, कंज्यूमर्स को बिल तो मिलता है, उसको फाड़ के फेंक देते हैं, और वो जो है वो जिसने बिल काटा है उसको अपना दिखाया नहीं। तो हम यदि कोई डेडिकेटेड पोर्टल बनाएं जहां पे कि हम कंज्यूमर्स को कहें कि आप यदि अपना बिल उसमें लोड करेंगे तो उस पर एक लकी ड्रॉ होगा, और इससे क्या होगा, इससे डिटरेंट इफेक्ट आएगा मार्केट में कि हमको बिल जो हमने काटा है उसको हमको शो करना है, अदरवाइज आई विल बी कॉट। तो इससे क्या होगा कि अनजाने में एक टैक्स कंप्लायंस बढ़ सकता है। और हमने कहा हुआ है कि जो हमारे ड्राइवर्स जो गाड़ियां एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाते हैं, वहां पे जब हम स्टेट में घुसे तो वहां पे रेस्ट रूम की व्यवस्था यदि हम कर सकें, और वहां पे यदि ड्राइवर को कहा जाए कि आप अपना जो है आप बिल अपलोड कर दीजिए वहां पे, तो उससे क्या होगा कि डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट को, जीएसटी सिस्टम को ये समझ में आ जाएगा कि कौन कहाँ से कौन खरीद रहा है। इससे जो है कंप्लायंस और इससे जो है और भी डिटरेंट इफेक्ट मार्केट में जाएगा। अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर कंज्यूमर्स को कभी कभी क्या होता है कि कंज्यूमर्स जब खरीदने जाता है किसी के यहाँ तो वो बोलता है कि सर इस पे जीएसटी आप चार्ज करेंगे तो आपको और 18% देने होंगे, तो सर आपको जीएसटी बिल चाहिए क्या? तो हम बहुत लोग बोल देते हैं नहीं हमको जीएसटी नहीं चाहिए। ऐसा है कि बेसिकली वो जीएसटी कलेक्ट करेगा आपसे, लेकिन वो गवर्नमेंट को नहीं देगा, वो खुद अपने पॉकेट में रखेगा। ये जो है कंज्यूमर्स के, क्योंकि आप यदि कोई सामान खरीदें वो 100 में ही बेचेगा, ठीक है ना। वो पहले ऐसा नहीं है कि और क्या है कि वो बिल को वो दिखाएगा नहीं, और वो कंज्यूमर्स जो है, तो कंज्यूमर्स को ये हम अवेयर कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी टैक्स कंप्लायंस केवल लाठी से नहीं चलता है, हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स के माध्यम से इसको बेहतर कर सकते हैं। जब भी कोई ट्रेडर किसी दूसरे राज्य से खरीदे तो अपना एग्जैक्ट एड्रेस दे, ताकि हमारे स्टेट को उसका शेयर मिले, क्योंकि आईजीएसटी हमने क्या कहा कि इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। जीएसटी का मूल जो एक लाइन में यदि कहा गया तो इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, वेदर द गुड्स आर गोइंग एंड फाइनली कंज्यूम्ड 50% of the tax share will receive that state. So if the exact address is mentioned in that proper invoice, then that state will receive that taxes. So sometimes our traders और our generally कभी-कभी लोग भी जाते हैं वेडिंग वगैरह का परचेज करने दूसरे स्टेट्स में, तो अपना प्रॉपर एड्रेस दें वगैरह वगैरह। ये हमारे कुछ सजेशंस हैं। अब मैं इसको समअप करूंगा कि व्हाट इज जीएसटी। बेसिकली इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट फ्यू, जिसको कि गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन में एग्जेम्प्ट कर चुका है। इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, ऑलरेडी हमने बताया हुआ है। सेंट्रल एंड स्टेट बोथ लेवी इट ऑन ए कॉमन बेस, क्योंकि आप हर एक बिल में जब भी आप खरीदते हैं देखते हैं कि उस पर 18% टैक्स है, तो 9% एसजीएसटी, 9% सीजीएसटी। तो हर एक बिल में स्टेट का शेयर है उसको एसजीएसटी बोलते हैं, और सेंट्रल का जो शेयर है उसको सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस सीजीएसटी बोलते हैं। सीजीएसटी एंड आईजीएसटी टू बी लेविड बाय सेंटर, और एसजीएसटी विल बी लेविड बाय द स्टेट, अल्टीमेटली मिलता है।
अप्लीकेबल ऑन ऑल गुड्स एक्सेप्ट, जैसे कि हमने ऑलरेडी बोला हुआ है कि अल्कोहलिक लीकर को बाहर रखा हुआ है, और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फॉर द टाइम बीइंग दे आर आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द जीएसटी। एप्लीकेबल टू ऑल सर्विसेज एक्सेप्ट ए फ्यू, हमने हमारा नोटिफिकेशन है उसमें किस किस पे सर्विस पे हम नहीं लगेगा। हमारे यहाँ शेड्यूल 3 है जिसपे कि जैसे मैं 2-3 बात बोलूंगा, जैसे एम्प्लॉय जब एम्प्लॉयर को सर्विस देता है दैट इज आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द जीएसटी। जैसे कि जब ये फाइनल डेस्टिनी होता है, जैसे कि जब लोग आफ्टर द डेथ जो हम व्हीकल लेते हैं और वो जो सर्विसेज होता है उसको हमने बाहर रखा हुआ है। तो इस तरह से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सर्विसेज हैं उसको गवर्नमेंट ने पूरी तरह से जीएसटी के से बाहर रखा हुआ है। एप्लीकेबल और अभी भी जैसे कि हमने बताया टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर में जीएसटी भी है, और साथ में सेंट्रल इस पे एक्साइज ड्यूटी लेविट करता है। 8 सेंट्रल एंड 9 स्टेट टैक्सेस को हमने सब्ज्यूम किया हुआ है यहाँ पे। जो हमारे डिफरेंट रेट्स हैं 0.5% है, 1.5% है, 3% है, जैसे गोल्ड पे जैसा कि मैं बताया 5%, मोस्ट इंपॉर्टेंट होटल वगैरह के बिल में 5% है, 12% है। इस तरह से अभी हमारे सेंट्रल स्टेट जीएसटी काउंसिल इसको और रिड्यूस करने के लिए वो लोग हमारा प्लानिंग कर रहे हैं, सरकार हमारी, कि हम टैक्स रेट्स को थोड़ा और कम किया जाए। और एडिशनल ड्यूटी ऑन सम हाई एंड प्रोडक्ट और सीन प्रोडक्ट जैसा कि पान मसाला टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर में 10 लाख के ऊपर की गाड़ियों पे इस तरह से कुछ पे हमने सेस लगाया हुआ है एडिशनल ड्यूटी। आईजीएसटी कैन नॉट बी मोर देन 40%। अभी भी हमारा जो प्रावधान है कि किसी भी चीज के ऊपर 40% से ज्यादा, अभी 28% है हाईएस्ट टैक्स रेट, लेकिन कानून ये बोलता है कि किसी भी परिस्थिति में 40% के ऊपर टैक्स जो है नहीं जाना चाहिए। ये ऐसा लॉ में और बताया हुआ है। तो 28% जिस पे टैक्स है इसका मतलब कि 14% एसजीएसटी, 14% सीजीएसटी। देयर इज एग्जेम्पशन लिस्ट। और ये मैं अब इसके ऊपर और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं यहीं पे समाप्ति चाहूंगा, और आप सभी का यदि कोई प्रश्न हो तो मैं उसको लेना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। बहुत अच्छा चौबे जी, वी फील प्राउड ऑफ योर प्रेजेंटेशन। आपने बताया जीएसटी क्या है और जीएसटी कैसे स्टार्ट हुआ और जीएसटी में कैसे 1 करोड़ से ज्यादा का डबल ये कलेक्शन हुआ, और कैसे कैसे उसमें क्या ड्रॉबैक्स है, कैसे कैसे इस ड्रॉबैक्स को हटाने की स्टार्ट किया गया, और कौन कौन से सेक्शन से क्या लाभ है, और कौन कौन से सेक्शन को करने से कलेक्शन में सुविधा हुई, और क्या क्या आपका पर्सनल सजेशन है, और किन किन विषयों के मैटर पर टैक्स लगते कि नहीं लगते हैं, कितना जरूरी है, और इससे हमारी सरकार को क्या फायदा है, कितना कलेक्शन हुआ, कितना सुंदर प्रेजेंटेशन। आपको भारत सरकार के ऐसे हैं में आप ट्रेनर भी हैं, और इतना सुंदर प्रेजेंटेशन टेक्निकल आपने किया है। वी फील प्राउड ऑफ यू इन डेडिकेशन टू whatever you have given your presentation in addition to I want to your presentation। हम अपने एक्सपर्ट, अपने गुरु मलय साहब से भी कुछ सुनना चाहेंगे। मलय साहब फिनांस सेक्रेटरी है, मलय साहब टैक्स प्लानर हैं, और कॉमर्शियल टैक्स के प्लानिंग में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। एसेट है सर, आपके कुछ सुनेंगे। आप क्या बोलना चाहते थे चौबे जी? चौबे जी कुछ बोल रहे थे। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि मलय सर वो बहुत टेक्निकल है, और वो हर विषय पे एक्चुअली यही प्लानिंग देते हैं, और ये हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये सरकार के साथ बैठते हैं, यही सरकार है, तो हम लोग इनके सामने प्रेजेंटेशन करना मेरे लिए बहुत एक सौभाग्य की बात है। थैंक यू सर। लेकिन ठीक है, आपका भय जो है वो काल्पनिक है, लेकिन मलय साहब किसी को डराते नहीं है। मलय साहब सबको प्यार से समझाते हैं, इतना प्रेम से पढ़ाते हैं कि मलय साहब को अब से हमको तो बहुत जिंदगी भर उनसे बहुत अफेक्शन हो गया है। हमेशा हम उनको अपने साथ रखना चाहते हैं, और उनके लंबे उम्र का हम
कामना भी करते हैं, उनको और प्रोग्रेस का कामना करते हैं। तो मल्ले साहब की भी कोई टेक्निकल बात हो इसमें जोड़ने की, तो प्लानर है तो और कुछ सीखने को मिलेगा। मल्ले साहब प्लीज वेलकम। आपको बहुत Good evening. गुड इवनिंग सर। Actually, this is a very good attempt to talk about GST. Already, we have surpassed 8 years from its introduction, and Yeah. now it is a very rational question: where do we stand? Yeah. Gangasagar is a very brilliant officer, and he has made very lucid and very good presentation. Actually, he knows the law, and also he is currently dealing with GST. So he has made a nice presentation, and I thank him for that. So far as GST is concerned, it was introduced in the year 2017, and there was the main initiative was to introduce one nation, one tax, and to reduce the complexities of the earlier tax systems. We have already, Gangasagar has already said that there are so many taxes in pre-GST regime, and the businessmen have to comply with different organizations, different authorities, and different formalities were there. So that took a lot of time and compliance burden on part of the business. Now, to overcome this, GST is a good solution. So, in our country, GST is there in many countries, in European Unions, in New Zealand, and so many countries are there. But the uniqueness of GST in India is that here there are two governments, a national level government and a state level government. And before GST, there was Schedule 7, where the demarcation of power in imposition of tax was very categorically said. So, when the GST comes, then the dual authority comes, obviously, because the state has also stake as well as the center. And that duality was a very real challenge before the planning authorities how to implement it. And then the concept of IGST came, that when the commodity or service will go from one state to another, there will be IGST, and this IGST settlement will ultimately be given to the consuming states, so that the consuming states gets the revenue from interstate sale. Now, actually, I just want to focus on some points, because so many positive things we hear about GST. Definitely, it has reduced the multiplicity of taxes. It has reduced that time consumed for transportation of goods from one state to another by removal of the barriers or the checkpost. But at the same time, it was started in a very amateurish way, I should say, because I had the opportunity to attend one GST meeting before its introduction, and when just it was before July, in the May or June 2017, when it was all ready for implementation, but the GST infrastructure, IT infrastructure was not at all ready then. We had to visit the Infosys campus,
and we saw there that the trainers, they don't know what to train, and the system was totally at the scratch level. It was not developed yet. So with this handicap, GST was introduced, and therefore what happened? The, the format in which the GST was thought to be implemented could not be implemented because the technical side was not ready. So there are so many amendments in the acts and so many new forms came, and that is from the starting point that complexities again go up, because whenever your policy fails, whenever your technical policy fails, then you will have to accommodate it, and then you will have to change the laws. So you will be there are so many changes in the laws in these 8 years that there are almost 3,000 pages of laws, which is there are IGST, SGST, UTGST, so many CGST, so many GST laws. You will have to comply, and to meet up all these difficulties, technical difficulties or conceptual difficulties, there are around 15,000 circulars has been issued after the introduction of GST. So it shows that it started from it was not thought of properly before implementation, that whether we were prepared or not. Now, what are the challenges that we faced? We are trying to cope it up by changing the technologies, by changing the statutes. But this is making the businessmen, they are getting nervous, because now and then there is a change. You see that there are how many amendments are there? There are I think there are actually 15,000 circulars are there, and each circular is related to one amendment. So how many amendments you think that we have to make it workable? So this has made the GST, the compliance burden on GST, compliance burden for GST has gone up. Actually, we tried to reduce the compliance burden by subsuming the taxes, but in effect, what happened? It happened otherwise. The compliance burden increased due to unstructured policy, and which businessmen were most affected? The small scale industries, SME sector. And you know that SME sector is the backbone of Indian economy. Indian economy depends a lot for export or for internal market on the SME sector. This SME sector, they had to suffer the most because of this unpreparedness. Now, there are so many changes and so frequent changes that they will have to employ some person, some technical person or some legal person to comply the statutory compliances. So this is actually has increased the compliance burden upon them. And now
what may be the solutions? Actually, you have seen that we have our growth rate in GST is not bad. Actually, CAGR in respect of India is 10.97% in the last 8 years, and for our state it is 9.5655%. So you cannot say that it is bad, it is okay, but if you consider it is compared with the pre-GST regime, then we shall see that in the pre-GST regime we had a better CAGR growth. That is around in the year from 2005, 2008, 9, I should say, 7, 8 to 15, 16. During this period, these 8 years, we had a CAGR growth in our state 15.37%. Now it is 9.55%. So we cannot say that GST has made our tax revenue grow compared to pre-GST regime. That is a fact. Now, what are the issues that are affecting the implementation of GST properly? First of all, that technology is still not updated. They are not compliant to the statute. In the recent, there was a development. There is some states we pay through UPI system. Now, through UPI system, interstate transactions happen. Now, if a dealer he says something to West Bengal through UPI, he cannot show it in his respective part of the return that it is an interstate sale. That is black. So this issue has come. So you see the state is suffering for that. And in most cases that IGST sharing is the major headache for the states, because that is not shared properly, and you see that service sector that is mainly centered in Bombay or Delhi or in South India, there's Bangalore like that, and the tax, whether we are getting the tax which is on the service which is being consumed in the state properly or not, that is questionable. And we have seen in many cases that such sharing is not happening. So this is a real issue for the state. Now, what can be done? What is the way out? We can think of something like in the European Union, there is reverse charge mechanism. There are so many states, so many countries in European Union, and as European Union as a whole is administering GST. But what happens from one state, one country to another country, there is a reverse charge mechanism so that the tax cannot be evaded. So that mechanism can be introduced in India also. Because in the initial days, it was thought of that such a reverse mechanism will be introduced so that consuming state, they can ensure the tax on the service or goods consumed in the state. But that did not happen. That is due to IGST concept. But IGST concept, it is okay, but it cannot prevent evasion. And now the evasion is not interstate, it is interstate from one state to another. So there is some issues in the authority, some issues in communication, some issues in so many matters. So this evasion is becoming very difficult to identify and also to take action. These issues should be kept in mind. One solution can be the blockchain method. The blockchain technology, you see that in a blockchain, the sequence is tied up in such a way that if one occasion does not arise, the another occasion will not arise. So in that case, that
IGST, that is the interstate transaction. Here we can introduce a blockchain so that the tax to the in the consumption state is ensured by the technology itself. There will be no need to have any manual intervention. Secondly, this artificial intelligence that may be incorporated in the system so that the detection of evasion and selection of audit, these sort of things can be done very easily and effectively. So, in a nutshell, what we can say that actually GST was implemented for the purpose of ease of doing business. But so far as the small businesses is concerned, the compliance burden is so huge that ease of doing business is actually suffering. And we should take into consideration the matter so that this SME sector or the small businesses, they can be set. There is because the compliance burden is high. That means the entry wall becomes higher. So you cannot enter into the GST regime because of the high cost of compliance. So small businesses will fear and they will shy out of the system, and that will in effect reduce the revenue of the state as well as the center. So, just and another thing is that there are so many slabs in the GST taxes. There are 5%, then 12%, then 18%, 28%, and another says that is 40% like this. So so many tax slabs are not there in a GST administration anywhere in the world. So we should be, and you know that the GST itself is a regressive tax. It is imposed both on poor and the rich equally. It is not like income tax. In income tax, you can segregate on the basis of income, the poor people and rich people. You can tax accordingly. But in GST, you will have to pay the same tax. Suppose you are purchasing some daily essentials, then rich people and poor people will pay the same tax. So it is a regressive tax. And for that, I think there should be a mechanism of direct benefit transfer so that you can give relief to the poor people by debiting their account with the tax amount so that they can be relieved of the tax burden. Otherwise, if you reduce the tax, what happens? Everybody enjoys it, the poor people as well as the rich people, and ultimately the revenue suffers. And there are so many chances of corruption and everything there, because one item, whether it will be at the higher rate or lower rate, that will become questionable. We have also made that appellate forum, that is what is it called? The AAR, advanced ruling. The advanced ruling mechanism. Advanced ruling mechanism. Whether there is any dispute regarding the tax rate or any goods or service, whether it is taxable or not. So these matters are dealt by the advanced ruling authority of each state. Now this method, there is no hard and fast rule for them. You see, in one occasion, AAR Karnataka, they have classified coconut oil as edible oil,
and 5% GST. Whether at the same time, AR Kerala, they are classified it as cosmetics and it is taxable at the rate of 18%. So there are so many things are there, the loopholes are there, loose ends are there, that needs to be tied up and to make it a rational solution for all these things. So how, but at the end of 8 years, we cannot say that we are in a very comfortable zone. Some things are, some intervention, some holistic intervention is to be taken by the government so that all these issues are considered and actually the ease of doing business happens. One thing may be introduction of IT for detection of evasion and also ease of compliance. Also the reduction of the power of authority so that it does not give rise to corruption. And there should be clarity in the law. The law is so huge. Now, what is the latest position? Even the officers find it very hard to know. I think in every year I issue more than 100 circulars, notifications, and I don't know actually what is happening inside. There's so many changes are there, so many changes are there. Recently, I have issued 2 notifications, and so they are of 12, 14 pages notifications, and so many rules, so many regulations are there. So it is very hard to trace and follow. So this actually, if we do not actually follow, then how the small businesses they can follow? It is to be understood. So I think the government should come up with a holistic view, holistic approach for reconsideration of the entire matter. And the law, the technical issues, the training, everything should be think afresh, should be thought of afresh, so that the compliance becomes easy, ease of doing business is there, and you know that if there is no ease of doing business and SME sector is fails, then our economy will not be very happy. So for the purpose of economy, for the purpose of benefit of common people, we should take a holistic review of the entire procedure, the statute, the administration, the procedure, everything, so that a new GST regime may come. So with this note I end, and I don't know whether I can explain whether it is clear to everybody or not, but my concern, I have expressed my concern here. Thank you everybody for hearing. Thank you, sir. Sir, many thanks. Very, very technical information and very useful and very effective planning you have made, and one holistic approach to be adopted to make this GST more effective. These things you are dreaming and you are planning also, and you are the part of the planning team. So I think that in future we will be achieving with the cooperation of the experts, Ganga Sagarji and so many other commissioners who are doing lots in this field of revenue collection. So our great Debal Ghosh Sahab has also come from West Bengal, Kolkata. He is
health secretary. So I will request to say some blessings words and some motivating words so that we may together do something for more revenue collection and make the law more effective and make recognition of these people, Tobeji and Malay Ghosh and other so many people are there so that they may be recognized. Government should know that they are effective officers and they should be promoted. They should be given chance to do something for the welfare of our country. In such a young age, Tobeji is doing lots of work and our great economics, Harshiji is also there. I'll be listening after this Harshi's comment. So Deval Ghosh, please, humble request to you to give some, to say some blessing words to motivate our active people, especially Gangasagar Chobe Malay Dashi, who is Guru of our this, training association. Good evening. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Audible. Sir, we want to see you also. See your face also. Sir, on the video, sir. Okay. Actually, I am not in a position to on my video. I am very much in my residence now. I am very. It's very beautiful experience to listen to such a senior officer in the GST, both the Chobe Sahab and the Malay Ghosh. It's a beautiful presentation from both of them. First of thing, I just correct myself here in the designation as you stated here. I am not the Health Secretary independent charge of the department, but I am Senior Special Secretary in the Department of Health and Family Welfare, Government of West Bengal. I look after many branches in the health department, implementing the different policies of the government, but it's a chance, beautiful chance to opportunity to listen to such a beautiful two presentations. So one of the presentation which always I have prepared and delivered. And beautiful connotation, it has shown his long-standing experience in the field as well as his endeavor to prepare such a beautiful presentation, combining the source of the statutes in the constitutional strength as well as the latest classifications on how the structure of the taxation. And whatever I should say regarding the speech delivered by Malay Ghosh, that will not be able to interpret any of the single words, because he is a mammoth senior in the field and he is one of the planners in the GST and much experienced and experienced person in this field. So my respect and regard to him also. And the beautiful evening you have also provided and given many opportunity to listen to such a beautiful discussion. Thank you very much to all of you for this, and it's very encouraging for the Chobe Sahab. And I must thank him personally on behalf of my personal behalf also to him for his future and success in this field. And definitely he should do much better benevolent service for the interest of the government, not only in the field of collection of revenue as well as in the event of reforms in the taxation structure if it needs for the society. Thank you very much. Thank you all of you. Thank you, sir, for your kind words. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks and thanks for blessing words also. And sir, we would, I would personally humbly request you to say something about health development, because as you are a special secretary of health there in West Bengal, Kolkata. So suppose you are giving us one Sunday or Saturday, we will be benefited, sir. So would you like to give some time for one speech, sir? Deval Ghosh. That will be looked into subsequently. Acha, sir. Welcome. Please do come in our all webinars. And our one eminent IS Yashdas Director General Karl Shetty Sahib had come. Perhaps he has gone or is there. Perhaps he is left. Okay. He has also come. So, Harshiji, great economist of India, and you are means in such a young age,
he used to deliver such a nice lecture on economics. You will be surprised. What you want to say, whatever you have heard from these experts on revenue collections, history, present position, and future plans. So, what you want to add? Expert comments from Harsh, great economist, young. A very good evening, sir. First of all, please accept my respect. And it was an amazing session. My teacher always says when there is someone superior than you who has more knowledge than you, all you have to do is just sit there and listen. And that's all what I did. And I have no comments, but all I know is I have gathered so much from it, and I'm very thankful for it, and I'm feeling really blessed for it. Thank you so much for the opportunity, sir. Thank Great you. man. When you'll be coming at our age, you will be the greatest man of India universe. Thank you. God bless you. उमेश चंद्र जोशी जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? जोशी जी, जोशी जी, Thank what you you, want? thank you, Amitabh ji. Thank you, Chobe Saab, Malek Ghosh Saab, and Dhibil Kumar Ghosh Saab for such a wonderful talk. And especially, I remember Ganga Sagar Chobe ji, and it's a very, in fact, the talk he delivered is good from the point of view of subject, and also the way he presented, and he also put many PowerPoints just to make the subject very easy. So thank you very much, and thank you, Amitabh ji. You have brought such a wonderful trainers and expert, Ganga Sagar Chobe, for the today's webinar. Now, my question to the Ganga Chobe sir is that, is there any provision under GST law that allows a common citizen to know whether the tax rates applied on a product or service is justified? Because sometimes we go to the hotel, and different places they charge different way. If someone finds that the rate unreasonable, is there any way to change it, challenge it? So, Ganga Sagar Chobe sir. सर पहले तो आपको प्रणाम। अभी भी हमको याद है जब हम लोग पटना में मिले थे सर। Yes. yes. We conducted DTS, सर। सबसे पहले सर ये मैं बताना चाहूंगा कि GST रेट ऑन hotel services is 5% if you go to any restaurant. And recently one notification has come. If you take the facility of the restaurant services, and if the hotel has both the residential as well as restaurant, and if the room rent is more than 7,500 in that hotel, in that case rate of tax may be a little bit more, that is 18%. But at the same time I would like to mention here कि if someone is asking for 18% at the same, so he is getting the benefit of ITC. ITC means what he has paid the tax during the purchase of his raw materials, etc. So accordingly he should reduce the prices of his product. माने होता क्या है सर कि ये 5% जब वो चार्ज करेगा तो वो पूरे मटेरियल का, सपोज एक कोई भी हम प्रोडक्ट लेते हैं 100 रुपए का दाम है, तो वो उसके ऊपर वो 5% चार्ज लगा के आपसे मांगेगा 105 रुपए। लेकिन वंस ही इज गेटिंग द बेनिफिट ऑफ ITC, it means कि what the raw materials he has purchased, that suffer the tax of maybe 18% or maybe 12%. So accordingly his prices should not be 100 then. The selling prices should be 90 or 80 or 85 then. And after implementing 80% tax on that 85 rupees product, that will also come a very nearer to 105. So basically रेट ऑफ टैक्स इज 5%। हमने अपने रेस्टोरेंट सर्विस पे लगाया हुआ है। और इसके अलावा अभी जो है एक नया सर्कुलर आया है कि वो जो कि हमने बड़े होटल के बारे में कही है, और तो ये हम आप जान सकते हैं सर, हमारे GST पोर्टल है
और आज तो सर एआई का जमाना है, हम कभी भी गूगल पे की हम लिख सकते हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स ऑन रेस्टोरेंट सर्विसेज, गूगल विल एक्सप्लेन एंड इट विल टेल कि दिस इज द रेट। साथ में सर एक और सर्कुलर में एक और भी करंट एक कोर्ट केस का हवाला देना चाहूंगा कि बहुत जगह जीएसटी भी चार्ज किया जा रहा है 5% और साथ में एक सर्विस चार्ज किया जा रहा है। ये सर्विस चार्ज बोलकर अभी कुछ नहीं है जी, सर्विस चार्ज कुछ भी नहीं है। कुछ होटल्स जो हैं ये गलत टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर में कई तरह के मैसेजेस आए हैं। अभी किसी कोर्ट का नाम अभी मुझे याद नहीं है, तो उन्होंने पूरी तरह से खारिज, क्योंकि मैंने सर आर्टिकल 265 की बात कही पहले ही कि नोबडी कैन कलेक्ट एनी टैक्स विदाउट द फोर्स ऑफ द लॉ। सो बिहाइंड collecting service charge there is no force of the law. So if anyone collects, it is beyond the law and it should not be charged, sir. थैंक यू, Thanks, बहुत sir. अच्छा लगा और आई माय गुड विशेस आर विद यू एंड वेरी सून यू विल आल्सो बी अवार्डेड आईएएस। दिस इज माय बेस्ट विशेस टू यू एंड लास्टली आप बहुत अच्छा बताते हैं। एक आपके बताने का जो ढंग है वो इतना इम्प्रेसिव है कि लेमैन भी उसको समझ सकता है। तो जीएसटी के बारे में जो एक धारणा है कि बड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया सरकार ने, लेकिन आपके प्रेजेंटेशन से ऐसा लगा कि ये बहुत सरल हो गया। तो थैंक यू। और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन Thank you, आपसे ये है कि जैसे आपने Sir. बताया कि हम जो टैक्स देते हैं उसमें 50-50% के हिसाब से ये स्टेट और सेंट्रल में डिवाइड होता है। तो जो हम टैक्स जमा करते हैं, जो हमसे शॉपकीपर टैक्स ले लेता है, तो क्या हम कभी पता लगा सकते हैं कि वो टैक्स उसने गवर्नमेंट को दिया है या नहीं दिया है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर जैसे कि हमारे जीएसटी पोर्टल में एक है कि नो योर डीलर, नो योर सप्लायर। ओके तो वहां पे जो वो पहला तो हम ये जान सकते हैं कि ये फलाना आदमी ये रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये तो हम जान सकते हैं। अब वो जहां तक टैक्स दिया है कि नहीं दिया है, हम सर इस पे थोड़ा सा मलय घोष साहब का यदि सर हैं तो उनका मैं एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहूंगा। सर ये हमको ज्ञात नहीं है इस विषय पे कि हम कोई टैक्स जमा कराया कि नहीं, ये एक नॉर्मल कंज्यूमर जान सकता है नहीं। सर मलय सर प्लीज help on the issue. Actually, there is no mechanism to know this because it is self-declaration on the part of the seller or the supplier that he will disclose it. You see that there are so many things we have come. We have just recently made an analysis of the UPI transactions. And we saw that the UPI the transactions that held through UPI is not entirely shown in the return. The return figure is much less than the UPI transaction itself. So you see that there is always a chance of underreporting of sales or supply, and as such there is currently no mechanism for that. We should keep copy. Thank you. I understand, sir, because it is up to the government officers of the GST department. They might be ensuring that the shopkeepers, if they have collected the tax, they have to deposit it compulsorily. So thank you Ganga Sagar sir and Malay sir for your answer. जोशी साहब, Yes. जोशी साहब मैं एक बात जस्ट ऐड करना चाहूंगा, and this is the reason why when I was suggesting some methods for increasing the compliance, one method what I told sir in my presentation, there should be some method raising the awareness of the consumers and asking them to upload their invoices, and there should be some lucky draw competition, etc. And if someone uploads its bills in a dedicated portal, it will automatically come into the knowledge of the government. तो हम इस तरह से हम अपने कंज्यूमर्स का अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, और जो कि गलत आदमी जो कि टैक्स कलेक्ट करके ना दे उससे बच ना सके। क्योंकि सर यदि हम केवल डेडिकेटेड पोर्टल हमने बनाया हुआ है, यदि ये मैसेज यदि हम मार्केट में दे सकते हैं, तो क्या है कि सारे बिजनेसमैन वो ठीक वो लगा देगा बिल को, क्योंकि वो हटाएगा नहीं कि कभी पकड़े ना जाए। सर तो ये एक मेरा सजेशन था। जिस तरह से सर इनकम टैक्स में AIS जो आ गया है अभी कि आप कहाँ से आपको इंटरेस्ट वगैरह कहाँ से आ रहा है, डेडिकेटेड पोर्टल में आ जा रहा है।
तो ये क्या है कि डिटरेंट इफेक्ट पैदा करता है मार्केट के अंदर, ताकि कोई गलत आदमी गलत काम ना कर सके। तो ये एक मेरा सजेशन हो सकता है सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये रियली ये है कि इससे कंज्यूमर में भी अवेयरनेस बढ़ेगी और जो ट्रेडर्स हैं उनको भी ये होगा कि कोई मिस्टेक उनके लेवल पे ना हो, क्योंकि आगे ये पकड़ा जा सकता है। बहुत अच्छा, योर सजेशन इज वेरी गुड एंड प्रेजवर्दी। थैंक यू चौबे सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा जोशी जी, क्वेश्चन टेक्निकल पूछा आपने। हम प्राइस वाटर हाउस में आर्टिकल थे, तो हमारे अभी देबल कुमार साहब भी हैं और मलय साहब भी हैं। सो एक हमारे बड़ाल साहब थे, एंड बड़ाल साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और उन्होंने कहा कि इफ यू वांट टू बी एक्सपर्ट इन अकाउंट्स, यू विल हैव टू ड्रीम अकाउंट्स, you will have to live in accounts, you'll have to marry accounts, you'll have to talk in accounts, you'll have to do accounts, you'll have to sleep in accounts. So one fellow asked that, sir, how it is possible? You are telling that eating, reading, sleeping, everything in accounts. तो बोला कि उन्होंने 2-4 एग्जाम्पल दिया, जैसे गंगा सागर चौबे ने दिया और ये मलय घोष साहब ने दिया। इन लोगों ने जो एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल देने के बाद he wanted to confirm whether he understood the thing or not. उन्होंने पूछा, have you got it? So he told that, yes sir, I got it. तो बोला, how I come to know that you have got it? So what he told, you know, that excellent boy, उसने कहा, sir, you have given me tax free consultancy. उसका उत्तर भी अकाउंटिंग उत्तर था। तो सभी लोग बहुत खुश हो गए, उसको बहुत शाबाशी दिया, क्योंकि yesterday people were talking only about medical terms, and today they are talking about the commercial terms, and the language you are using is related to the topic. So that is achievement of our group. So this is very great achievement. और हम लोग जिस विषय पे बात कर रहे हैं उसकी उसी भाषा में बोल रहे हैं। ये एक चीज आ गया और लोगों में सीखने की जो जिज्ञासा आई, उससे हमारा वेबिनार ग्रुप का पर्पस सॉल्व हो रहा है। हमारे ग्रुप में हमारी एक विद्वान और इंटरनेशनल स्कॉलर, इंटरनेशनल रिसर्च मेकर और डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर टोडंग बासवी किरो। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस बासवी किरो मैम? You are the speaker of Saturday, and you will be telling our expert peoples how you are working. तो आपका भी कमेंट्स मिलेगा। बासवी किरो मैम, बासवी किरो मैम, शी इज डॉक्टर बासवी किरो मैम, बासवी किरो। अच्छा अच्छा, नो कमेंट। तो अब हम चाहेंगे, हमारे चंद्रेश्वर खान साहब तो आज नहीं हैं, तो हम अपने प्रसाद साहब से ही अमृत बानी सुन करके इसका क्लोजिंग करवाना चाहेंगे और सबको धन्यवाद दिलवाना, उनका आशीर्वाद दिलवाना चाहेंगे, जिससे कि अगले बार और भी अच्छा प्रोग्राम हम लोग करा सके। मलय घोष को सत प्रणाम, चंद्रेश्वर ये गंगा सागर चौबे जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। देबाल कुमार घोष साहब को बहुत बहुत मेरा श्रद्धा भरा प्रणाम। तो हम लोग सब मिलते रहेंगे, लेकिन हम क्लोजिंग अपने विद्वान और अभी इस उम्र में भी 83 ईयर्स एज में भी वो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और स्वस्थ होने के बाद भी हमारे वेबिनार में हमेशा आते हैं और हम लोग को आशीर्वाद और ज्ञान की खजाना है, तो उनसे हम लोग कुछ सुनेंगे। प्रसाद साहब आज आपके अमृत बानी से ही क्लोज करेंगे। आज पता नहीं खान साहब कहाँ चले गए। अच्छा, मैं अमिताभ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने समय तो काफी हो गया है, 9 बज रहे हैं, लेकिन व्याख्यान हुआ, बहुत ही हुआ, चौबे जी का व्याख्यान और मलय घोष जी का, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। एक दो बातें आपने तो कहा है आशीर्वाद वचन के लिए, लेकिन आपकी अनुमति हो तो एक दो ऑब्जर्वेशन में, अगर तो आपत्ति नहीं हो तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो देखिए कि बड़ी खुशी हुई
पॉलिसी मेकर और पॉलिसी इम्प्लीमेंटर, ये दोनों जनों ने इस बात को हम लोगों को कन्विंस कर दिया है। मेन ऑब्जेक्टिव था हमारा जीएसटी का 80% तो उसका हमने अचीव कर लिया है, और ये भी बताया कि बाकी 20% की उम्मीद नहीं है अभी। लेकिन मेरे मन में हमेशा एक जिज्ञासा उठती है कि हम लोग को आइडिया कुछ है कि कितना डिवीजन हो रहा है। ये बड़ा मुश्किल का काम है। मैं जब मेंबर था तो एक छोटा सा एक्सरसाइज हमने किया था, उस समय गवर्नमेंट को लॉसेस कितने हो रहे हैं बाय डिवीजन ऑफ टैक्सेस का। तो और एक प्राइवेट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स को एंगेज किया था। मिस्टर केलकर सेक्रेटरी थे उस समय, महाराष्ट्र के ही कुछ लोग थे और रिसर्चर्स। ह्यूज अमाउंट का आइडिया हम लोगों को मिला कि मॉडरेट में जो हम लोग लॉसेस हम लोगों का था, वर्किंग आउट समथिंग लाइक 30,000 crores। तो वो तो मेरा ख्याल एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट था। अब ये इसकी हमें जानकारी बिल्कुल ही नहीं है कि इस तरह की एक्सरसाइज रिसर्चर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एक आइडिया, अब तो उससे हमारा पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल अभी तो देखिए 2 साल 3 साल के भीतर ही अभी आपने बताया 90,000 करोड़ से हम लोग एक मलय घोषाली something like 1.9 was it 1.96 lakhs 196 लाख करोड़। हाँ, लाख करोड़। तो ये तो बहुत ही कम समय में हम लोगों ने देखा कि बहुत हाई है। और मेरे मन में तो कभी कभी आता है, देखिए बात है, मैं I had retired in 2002। तो ऐसा नहीं लगता, ऐसा आपको लगता है कि we can this the additional potential जो है हमारे काफी हमको समझ में आता है कि it may even touch about 5 lakh crores in a couple of years। 2 लाख करोड़ तो अभी हो ही गया है। तो that will be a huge potential for programs that the state government with respect of health, education, local development, but after all transfer of resources to central government के होते हैं, and they all depend upon how well we have managed our fiscal controls। तो ऐसा सुनना चाहता हूँ उनके मुंह से कि हमारी पोटेंशियल क्या है, जाने जा सकते हैं in case the compliance level goes on increasing। एक बात और भी कहना चाहता हूँ, I had independent director of a major company। तो इनके जब मैं एनुअल परफॉर्मेंस देखता था, अभी तो नहीं देखता हूँ, तो देखता तो लगता है कि इनके बहुत आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं बायर्स से। इनको पैसे वापस मिलने में बहुत टाइम लगता है। तो में जो सिस्टम है, चौबे जी ने बताया, इसके बारे में शायद कुछ कहा आपने, मिस किया हो, तो अगर मिस किया है तो बता देंगे कि हमारी लिक्विडिटी प्रॉब्लम जो है बढ़ जाती है अगर हम इनपुट क्रेडिट तो हमारा बायर तो इनपुट क्रेडिट ले लेता है, लेकिन हमको पैसा नहीं मिलता है, सेलर को पैसा नहीं मिलता है। तो इसकी जो है लिक्विडिटी प्रॉब्लम जो है कितना ह्यूज है, इसका भी आइडिया हमको नहीं हो रहा, बिकॉज इवेंचुअली it is the extent to which we have been able to solve the liquidity problem that is linked with the overall industrial growth of the country। अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात हम करते हैं तो हमारी मैनेजमेंट जो है रेवेन्यूज की, वो भी बहुत एफिशिएंट होनी चाहिए। तो उसके कुछ उपाय निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, मैंने सुना है, हो सकता है कि ये मेरा इमेजिनरी फियर है
based on the balance sheet or based on the cash flow accounts or the income statements of one or two companies इसके साथ में रहा। लेकिन मैं देखता हूँ कि अगर जल्दी नहीं मिलता है उनको पैसा, मतलब क्रेडिट का जो पैसा उनको मिल जाना चाहिए था इमीडिएटली, वो अगर देर से मिलता है तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट देयर एफिशिएंसी। यही दो बातें कह के मैं बहुत ही दिल से आज के वक्ता है उनकी मैं उनकी सराहना कर रहा हूँ और बहुत अच्छा ज्ञान मिला हम लोगों को उनकी वजह से और बड़ा अच्छा लगा कि सब लोग हम लोग कैंपेन के बारे में जो हमारे चौबे जी ने कहा वो बहुत अच्छा लगा। लॉटरी वाली जब उन्होंने कहा कि सब कोई हम लोग अगर पोर्टल में भेज दें, ऐसे बहुत बार शक होता है कि हमें जो इनवॉइस मिला वो सही है कि नहीं है, वो AI जनरेटेड है, ऐसा तो नहीं है कि हम आँख के सामने देख रहे हैं लिखा हुआ, लेकिन कंप्लीटली फेक भी हो सकता है। अगर फेक हो सकता है सजेशन अच्छा था, कुछ तो रैंडम चांस है उसके पकड़े जाने की। तो इसके लिए सराहना करता हूँ चौबे जी की कि उन्होंने ये अपना एडवाइस दिया है गवर्नमेंट को और मेरा ख्याल है जरूर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बल्कि रिवार्ड भी देने की बात होनी चाहिए ऐसे केसेस में। अगर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू तो हमारे तो कस्टम्स एंड एक्साइज लॉज में पहले वो रिवार्ड सिस्टम certain percentage of that should be made available for the people who provide this kind of information. कई बातों के साथ मैं और नहीं पढ़ना चाहता हूँ, काफी समय हो गया। फिर से सभी को और सब सुनने वाले लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उनकी सराहना करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला चौबे जी, आपका रिकॉर्डिंग भी बहुत दूर तक जाएगा, प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी जाएगा और फॉरेन मिनिस्टर तक भी जाएगा, मदर साहब भी। और आप लोग प्रपोजल को देखिए, आप लोग कितना ऊंचा उठा सकेंगे और इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग सहयोग बनने का चेष्टा करेंगे। रिकॉग्निशन तो आपकी हो ही गई और हम चाहेंगे कि आगे भी आप हम लोगों को इस तरह से ज्ञान देते रहें। मलय गार्गी को बहुत प्रणाम, मलय गार्गी पर भी हम लोग सुनना चाहेंगे, एक उनका भी सुनना चाहेंगे। तो इसके साथ हम सभी उसको चरण स्पर्श करते हैं और अपने गंगा सागर जी को बहुत प्यार और स्नेह देते हैं और बहुत धन्यवाद देते हैं और हम लोग अपने एबनाथ से अपने प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने का रास्ता खोजेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और जिस तरह से आज बड़े बड़े विद्वान हमारे और बेस्ट डॉक्टर और सब कोई हम लोगों के टीम में आ रहे हैं, उस तरह से एक दिन सभी मंत्री भी आएंगे। याद रखिए, तो हमने मंत्री लोगों का भी यहाँ विभाग में ट्रेनिंग कराया था। वो लोग जब भी कोई हमारे होता था तो बोलते थे अपने आप को बता दीजिए, तो असंभव नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और जब और ज्ञानी लोगों का साथ मिलेगा तो और भी बहुत कुछ करेंगे। ईश्वर हमारे साथ हैं और इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग उपयोग करें। हमें अपॉर्चुनिटी हमेशा साथ नहीं देता, अभी साथ दे रहा है तो उसको एंजॉय किया जाए। तो सबको प्रणाम। Thank you. Thank you, Abhijit ji. Thank you, Pusat ji. And thank everybody. Yes, very nice, sir. You are